ओके। हेलो नमस्कार प्रणाम, मैं अंकित आनंद। आप सभी का फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विहार पे एक बार फिर स्वागत है। आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे वीडियो मेरे चैनल के साथ आप लोग हमेशा हैं। ठीक है, तो बहुत कम समय लेते हुए अपने टॉपिक पे रिवर्स करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक होगा एक नया सा टॉपिक, ठीक है ना, जिसका नाम है मानव जनन। कौन जनन जी? मानव जनन। मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, समझने वाली एक एक बात है। ठीक है ना, ये रिप्रोडक्शन का एक अलग सा दुनिया है, अलग सा पार्ट्स है। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर इस चैप्टर का नाम देखिएगा तो नाम से स्पष्ट है मानव जनन। कौन जनन भाई? मानव जनन। एक में दो शब्द मिलेगा आपको, एक मानव दूसरा का जनन। ठीक है ना, एक मानव आपको दिख रहा है, दूसरा का जो शब्द दिख रहा है वो जनन दिख रहा है। ठीक है, दोनों का मतलब समझिएगा। दोनों का मतलब में एक बात तो तय है कि जनन का मतलब हम पहले बता चुके हैं कि अपने ही जैसे बच्चों को पैदा करना, अर्थात कहने का मतलब जो मनुष्य होता है वह अपने ही जैसे बच्चों को पैदा कैसे करता है। इस बात को इस चैप्टर में हम लोग पढ़े। समझ में आ रही है बात को? गौर से देखिए भाई, नाम से ही स्पष्ट है मानव जनन, अर्थात कहने का मतलब मानव में जनन की क्रिया कैसे होता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मानव में बच्चा कैसे बनता है, वो कैसे गर्भाशय से बाहर आता है, ये पूरी प्रोसेस, ठीक है ना, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आइए, ये अगर हम बोल दिए कि मानव में जनन, तो एक बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि मनुष्य में लैंगिक जनन की क्रिया होता है। कैसा जनन होता है भाई? लैंगिक जनन। ठीक है ना, बात को समझिएगा। लैंगिक जनन की क्रिया होता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य में नर और भाग अलग होता है और मादा भाग अलग होता है, तब जाके जनन की क्रिया होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की क्रिया अगर जैसे ही बोले तो आपके दिमाग में एक बात चलना चाहिए कि नर अलग होगा और मादा अलग होगा। ठीक है ना, तब जाकर लैंगिक जनन की क्रिया होगा। नर अलग हुआ, मादा अलग हुआ, इससे एक युग्मक बनेगा और इससे एक युग्मक बनेगा। इससे जो युग्मक बनता है उसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। ठीक है ना, और इससे जो युग्मक बनता है उसको बोलते हैं अंडाणु। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से हर बात समझ में आ रही है। एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, मानव जनन बोले तो मतलब लैंगिक जनन, लैंगिक जनन बोले मतलब नर भाग अलग मादा भाग अलग होगा। नर से शुक्राणु बना युग्मक और मादा से अंडाणु बना। ये जो ये दोनों युग्मक दिख रहे हैं, इसी के निर्माण को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। कौन जनन भाई? युग्मक जनन। गौर से देखिएगा, एक ऐसे क्वेश्चन निकल के आएगा, युग्मक जनन किसे कहते हैं? तो युग्मक के निर्माण को हम लोग बोलते हैं युग्मक जनन। कौन जनन भाई? युग्मक के निर्माण को क्या बोलते हैं जी? युग्मक जनन। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात याद हो गई होगी। ठीक है, यही शुक्राणु और अंडाणु मिलता है तब जाके युग्मनज बनता है। क्या बनता है भाई? युग्मनज बनता है। और यही युग्मनज से नया भ्रूण बनता है और इस भ्रूण से नया संतान बनता है। ठीक है ना, यहां से हम लोग शुरू किए, संतान पे आगे यही बात इतना पढ़ना है इस चैप्टर में। लेकिन ये चैप्टर इतना आसान नहीं है, ठीक है, जितना आप यहाँ पे देख लिए। ये प्रोसेस बहुत कुछ पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हम लोग बात करें, अगर इसको और आसान पार्ट्स में अगर हम बांट के देखें तो इस चैप्टर की अगर बात करें तो इस चैप्टर में मात्र 2 पॉइंट पढ़ना है आपको। कितने पॉइंट पढ़ना है? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट में आपका जो पहला पॉइंट होगा भाई, उसका नाम होगा नर जननांग। कौन जननांग जी? नर जनन अंग। ठीक है, और दूसरा आपका जो होगा वो होगा मादा जननांग, मादा जनन अंग। ठीक है, हम बता रहे हैं भाई कि अगर इस चैप्टर को हम बहुत सिंपल भाषा में देखा जाए या बहुत हल्का करके देखा जाए तो आपको मात्र इस चैप्टर में 2 ही टॉपिक पढ़ना है। वो पढ़ना है नर जननांग और मादा जननांग। ठीक है ना, और यही टॉपिक में पूरा चैप्टर सिमट के रखा गया, सिमट के। ठीक है ना, अब ये लेकिन चैप्टर इतना ही आसान नहीं है। पूरा भाग आप लोग 10th में पढ़े, मान रहे हैं कि 10th में पढ़ के, लेकिन ऊपर से पूरा इसका डीपली में जाना पड़ेगा इस समय। ठीक है ना, तो हम लोग इस बात पे गौर करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलिए, आगे बढ़ने से पहले आप इस दोनों में एक बात आपको कॉमन दिखाई दे रहा होगा, जननांग का भाई, जननांग। पहले ई सब को अलग छांट के पहले ई बात को समझते हैं। तो आइए, जननांग का होता इस बात पर हम लोग आते हैं। जनन अंग, ध्यान दीजिए, नाम से स्पष्ट है जनन अंग। ठीक है ना, बहुत अच्छा सा टॉपिक है जननांग। एक अगर विस्तृत रूप में देखिएगा तो ये बनेगा जनन का अंग, जनन का अंग। ध्यान दो, एकदम बहुत अच्छा सा पॉइंट है, हर बात समझ में आएगी आपको। ठीक है ना, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को हर बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, और ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है ना, जगह जगह पे आप लोग शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए। बात को समझिएगा, हम बोल रहे हुआ वैसा अंग
जो जनन की क्रिया में मदद करता हो, सहायता करता है, सहायक होता, तो उसको हम लोग बोलते हैं जननांग। क्या बोलते हैं भाई? जनन अंग। वैसा अंग जो जनन की क्रिया में सहायता करता हो। बोलो एक बार, बैक टू बैक बोलिएगा, बोलना है। वैसा अंग जो जनन क्रिया में सहायता करता है उसको हम लोग बोलते हैं जनन अंग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े। ठीक है, एकरा में आप जोड़ दीजिए नर जननांग। कौन जननांग जी? नर जननांग। तो ध्यान दीजिए, अब एकरा में आ गया कि नर का वैसा भाग या वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे नर जननांग। क्या बोलेंगे जी? नर जनन अंग। कोई दिक्कत? ध्यान देना, वो नर जननांग, जननांग का मतलब जनन क्रिया में भाग लेने वाला अंग, और कैसा था? नर जुट गया, मतलब नर का अंग। नर का वैसा अंग जो जनन क्रिया में भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं नर जनन अंग। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से, ठीक है ना, एक एक टॉपिक को देखें कि नर जननांग में होता क्या क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए, नर जननांग को अगर देखिएगा भाई तो दो पार्ट्स में हम लोग बांट के पढ़ाई करते हैं। ठीक है ना, दो पार्ट्स में, दो भागों में हम लोग बांटते हैं। पहला इसमें भाग होता है आपको जिसको लोग बोलते हैं प्राथमिक जननांग। प्राथमिक जननांग, प्राथमिक जनन अंग। और जो सेकेंड पार्ट्स होता है उसको द्वितीयक, द्वितीयक या इसको बोलते हैं सहायक, द्वितीयक या सहायक जननांग, जनन अंग। ध्यान दो, पहला हो गया आपका प्राथमिक जननांग, दूसरा आपका हो गया द्वितीय का सहायक जनन अंग। प्राथमिक जननांग, द्वितीय का सहायक जननांग। बात को समझिएगा, ये दोनों हम लोग बहुत आसान, इतना आसान भाग में आपको बांट बांट के पढ़ाएंगे जितना आप सोच नहीं सकते हो। ठीक है, बस बने रहो वीडियो के साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है ना, इन्हें बहुत एक अच्छा बात बताएंगे जो आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा। ठीक है, तो बस बने रहिए। पहला हम बोले कि प्राथमिक जननांग, दूसरा द्वितीय के सहायक जननांग। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, प्राथमिक जननांग की अगर बात करते हैं भाई, तो प्राथमिक जननांग का मतलब होता है, प्राथमिक जननांग का मतलब होता है वैसा अंग जो जनन क्रिया के लिए एकदम अति आवश्यक है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब जो जनन क्रिया के लिए अति आवश्यक है, कहने का मतलब या तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, जहां पे युग्मक का निर्माण होता है, वैसा अंग जो युग्मक का निर्माण करता है। का ध्यान दो, ध्यान दो, वैसा अंग जो युग्मक का निर्माण करता है वो आपका हो गया प्राथमिक जननांग। का जननांग जी? प्राथमिक जनन अंग। ध्यान दो, वैसा अंग जो, ठीक है, वैसा अंग जो युग्मक का निर्माण करता है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक जननांग। ध्यान दीजिए। अब द्वितीय के सहायक जननांग की अगर बात कीजिएगा तो उसका मतलब है कि वैसा अंग जो जन क्रिया में सहायता करता, सिर्फ सहायता करता हो, उसको बोलते हैं द्वितीय के सहायक जननांग। नाम से ये स्पष्ट है, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, प्राथमिक जननांग की हम बात बोल रहे हैं तो उसमें बता रहे हैं कि इसमें युग्मक का निर्माण होगा। तो हम लोग नर के प्राथमिक अंग देख रहे हैं, तो नर में युग्मक का निर्माण कौन करता है? तो नर में युग्मक का निर्माण करता है, उसका नाम है वृषण। क्या नाम है जी? वृषण। ठीक है ना, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। वृषण जो होता है वह नर में, नर युग्मक का निर्माण करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्राणु। क्या बोलते हैं भाई? शुक्राणु। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। अब ध्यान दीजिए, ये वृषण के बारे में थोड़ा जान लीजिए। वृषण जो होता है वह प्रत्येक नर जननांग में इसकी संख्या 2 होती है, या इसको बोलते हैं एक जोड़ी, एक जोड़ी। ध्यान दीजिए, प्रत्येक मनुष्य में वृषण की संख्या एक जोड़ी होती है। एक जोड़ी कहने का मतलब 2 होता है। क्या होता है भाई? 2 होता है। ठीक है, दूसरी बात वृषण के बारे में जानिए। वृषण जो होता है हमारी शरीर से बाहर होता है, शरीर से बाहर होता है। ठीक है ना, आप पूछो कि शरीर से बाहर काहे होता है मास्टर, तो ध्यान दीजिए, शरीर से काहे बाहर होता है। शरीर से बाहर होने का एक रीजन है कि इसको जो टेम्परेचर चाहिए, बॉडी के टेम्परेचर से शुक्राणु निर्माण के लिए 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इसका कम टेम्परेचर होना चाहिए। किससे? बॉडी के टेम्परेचर से, तब जाके युग्मक का निर्माण कर सकता है। ठीक है ना, यही वजह से इसको शरीर से बाहर रखा गया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, आगे बढ़े। ठीक है ना, अब वृषण की एक बात को गौर से सुनिएगा। वृषण का अगर पार्ट्स देखिएगा या वृषण का आप डायग्राम देखिएगा तो कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा। ठीक है ना, कुछ इस तरह से डायग्राम मिलेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे। ठीक है,
कुछ इस तरह से आपका वृषण का आकृति मिलेगा। ठीक है ना, लहसुन प्याज मत समझ जाना, ध्यान दीजिए। अब एकरा में देखिए, एकरा में कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो वृषण का जो सबसे बाहरी आवरण होता है भाई, जो वृषण का सबसे बाहर कवर होता है या बाहरी आवरण होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। कौन कोश भाई? वृषण कोश। ध्यान दीजिएगा, वृषण के जो सबसे बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग बोलते हैं वृषण कोश। कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान दीजिए, वृषण कोश के अंदर जाइएगा तो ऐसा लगभग 250, ठीक है ना, संरचना मिलता है एक वृषण के अंदर। कैसन कैसन भाई? तो ऐसा गोलाकार संरचना मिलेगा एक वृषण के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं वृष्टिडीय पिंडक। वृष्टिडीय पिंडक, वृष्टिडीय पिंडक। ध्यान दो, पहला वृषण कोश हो गया, दूसरा वृष्टिडीय पिंडक हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, इसी वृष्टिडीय पिंडक के अंतर्गत 1 से 3 गो, ठीक है ना, एक नली की समान संरचना दिखाई देता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन नलिका। क्या बोलते हैं भाई? शुक्रजन नलिका, शुक्रजन नलिका। बात को गौर कीजिए, हम 3 बात बता दिए, ठीक है ना, तीनों बात पे फोकस करना। पहला आपका वृषण कोश, वृषण के सबसे बाहरी आवरण को वृषण कोश कहते हैं, जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए, ठीक है ना। वृषण के सबसे बाहरी आवरण को वृषण कोश कहते हैं। पहले जो हम बोल रहे हैं उस पर गौर कीजिए, बाकी तो पीडीएफ में आपके नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, वहां पे आपका पूरा फिगर के साथ आपका लिखा हुआ है कि एक चीज का परिभाषा मिल जाएगा, ठीक है ना। अगर वो आप डाउनलोड कर लेते हो तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिए, पहला वृषण कोश मतलब वृषण के बाहरी सबसे बाहरी आवरण को वृषण कोश कहते हैं। अब वृषण कोश के अंदर एक गोलाकार संरचना होता है, जिसको बोलते हैं वृष्टिडीय पिंडक। और एक बात यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि प्रत्येक वृषण कोश से वृष्टिडीय पिंडक की संख्या जो होता है लगभग 200 से 250 तक। गौर कीजिएगा, हम क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं प्रत्येक वृषण में, एक टेस्टिस में, ठीक है ना, वृष्टिडीय पिंडक की संख्या लगभग 200 से 250 तक होता है। कोई दिक्कत? अब याद देखिए, ये प्रत्येक वृष्टिडीय पिंडक में लगभग 1 से 3 गो एक नली के समान संरचना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन नलिका। शुक्रजन नलिका। कोई दिक्कत? वृषण कोश के अंदर तो वृष्टिडीय पिंडक के अंदर तो शुक्रजन नलिका। अब ध्यान दीजिए, अब शुक्रजन नलिका के अंदर हेलिएगा भाई, तो शुक्रजन नलिका के अंदर हेलिएगा तो यहाँ पे तो आपको पता लगेगा ना, यहाँ तो है ना कि जूम करके दिखा सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको मिटा के अगले बताते हैं थोड़ा सा। शुक्रजन नलिका की अगर बात कीजिएगा तो शुक्रजन नलिका के अंदर 2 गो कोशिका होता है। के कोशिका बुआ? 2 कोशिका। हम क्या बता रहे हैं, पहले देखो कहाँ गया। पहले वृष्टिडीय पिंडक के अंदर, पहले वृषण कोश, उसके बाद वृष्टिडीय पिंडक, और उसके बाद शुक्रजन नलिका। अब शुक्रजन नलिका में देखिए, शुक्रजन नलिका में 2 गो कोशिका मिलेगा आपको। पहला जिसका होगा, जिसका नाम है शुक्रजन कोशिका, शुक्रजन कोशिका, ध्यान दीजिए। अब दूसरा का आपका होगा बुआ सारटोली कोशिका, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका हो गया मेरे बड़े भाई शुक्रजन कोशिका, दूसरा सारटोली कोशिका। ये कहाँ होता है? तो शुक्रजन नलिका में, ठीक है ना। अब प्रत्येक वृष्टिडीय पिंडक में लगभग 1 से 3 शुक्रजन नलिका होता है, और एक शुक्रजन नलिका में 2 प्रकार की कोशिका होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शुक्रजन कोशिका और सारटोली कोशिका। अब ये दोनों का काम क्या होता है उस बात पे ये। शुक्रजन जो कोशिका होता है भाई, उसका काम होता है शुक्राणु का निर्माण करना। क्या करना भाई? शुक्राणु का निर्माण करना। ध्यान दीजिए, शुक्राणु का निर्माण कौन करता है? तो इस बात को समझिएगा, शुक्रजन कोशिका, ठीक है ना। ये तो बचपन से पढ़ते आए शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में। ये तो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। लेकिन वृषण के किस भाग में? तो वृषण के किस भाग में? तो शुक्रजन कोशिका में, शुक्रजन कोशिका में। और जब शुक्रजन कोशिका का निर्माण होता है उस समय शुक्राणु को जो पोषण प्रदान करता है वो करता है सारटोली कोशिका। यानी कि पोषण प्रदान करने का जो काम करता है भाई वो करता है सारटोली कोशिका। ये दोनों के बीच कॉम्बिनेशन समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, गौर से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं। शुक्रजन नलिका के अंदर 2 कोशिका, पहला शुक्रजन कोशिका, दूसरा सारटोली कोशिका। शुक्रजन कोशिका शुक्राणु का निर्माण किया, और इस शुक्राणु को पोषण कौन प्रदान किया? तो सारटोली कोशिका। कौन कोशिका? तो सारटोली कोशिका। ये जस्ट एक क्वेश्चन आपसे VVI बनाएगा, वो पूछेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि सारटोली कोशिका कहाँ पाया जाता है।
तो अगर ऑप्शन सीधा रहा कि वृषण में, तब वृषण में मारना, अगर ऑप्शन में शुक्र जननलिका रहा तो शुक्र जननलिका मारना है। लेकिन ज्यादातर आपको ऑप्शन रहेगा वृषण। क्या रहेगा? वृषण। तो याद कर लीजिए, सार्टोली कोशिका वृषण में होता है, जो नवजात अवस्था में शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। बाद में शुक्राणु को पोषण कोई और अंग प्रदान करता है, लेकिन जब नए नए बन के निकलता है उस समय उसको पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है भाई? सार्टोली कोशिका। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, तो आज बार हम लोग इतना ही टॉपिक देखेंगे और मेरा विश्वास है कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। ठीक है ना? तो बस वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए जम के एकदम। ठीक है ना? चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रहा बात नोट्स के लिए, तो आप जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको फ्री में एकदम नोट्स दिया जाएगा। अगर वहाँ नोट्स नहीं मिला तो एक व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर SMS करके आप मांग सकते हो नोट्स। ठीक है ना? चलिए ओके, आज बार इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।